Hello everyone, this is Amitabh here and I welcome you to Law Prep Tutorial. आज का जो सेशन है वो क्रिटिकल रीजनिंग की 6 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उस पर डेडिकेटेड है. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डिग इन एंड लेट्स डाइव इन. कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं. यहां पर मैं बाय डिफॉल्ट ये मान के चल रहा हूं, ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप अपना रीडिंग वाला पार्ट कर रहे होगे थ्रू एडिटोरियल्स एंड मैं रीडिंग पर ज्यादा इनपुट ना देते हुए हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा. सो फर्स्ट मंथ की हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. व्हेन आई से ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि हमारा गोल होना चाहिए कि व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट. बिल्कुल बेसिक, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, देन प्रेमिस क्या होता है, एंड इन्फेरेंस और कंक्लूजन क्या होते हैं, एंड आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर कैसे होता है. दैट मीन्स कि कोई भी आर्ग्यूमेंट फाइनलाइज किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से उसे प्रेजेंट किया जाता है, सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो. नाउ द पॉइंट हियर इज कि ये तो बिल्कुल बेसिक है, ठीक, दिस इज वेरी बेसिक, बहुत बेसिक है. लेकिन क्या इतना ही करना है फर्स्ट मंथ में, क्या दूसरी चीजें नहीं करनी है? नहीं. तो रीडिंग तो बाय डिफॉल्ट देयर है, उसे तो करना ही है. उसी के साथ साथ हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स की बिल्डिंग पर. वन इज अजम्पशन. अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज अजम्पशन, सेकेंड इज इन्फेरेंस एंड कंक्लूजन. ठीक. अब अजम्पशन और इन्फेरेंस में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हमको इसके पीछे के का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. थर्ड इज स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एंड वीक आर्ग्यूमेंट, दैट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट और वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट. देन फोर्थ मेन आइडिया. लकीली मेन आइडिया हमारे लिए दोनों के लिए कॉमन होगा, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज वेल एज क्रिटिकल रीजनिंग. देन हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट आता है फ्लॉड रीजनिंग का. एंड सिक्स्थ कॉन्सेप्ट है यहां पर पैराडॉक्स. नाउ पैराडॉक्स के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि पैराडॉक्स इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच में भी आता है, तो उस पैराडॉक्स और क्रिटिकल रीजनिंग में पैराडॉक्स बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, उनके बीच का डिस्टिंक्शन आपको क्लियर होना चाहिए. यही हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी. तो व्हाट इज एन अजम्पशन, इसके क्या पैरामीटर्स हैं, इन्फेरेंस कंक्लूजन, इसके क्या पैरामीटर्स हैं, स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट, इनके मेन आइडिया, फ्लॉड रीजनिंग एंड पैराडॉक्स. देन सेकेंड मंथ में जब हम लोग आएंगे तो सेकेंड मंथ तक आते आते हमें कोशिश करनी है और पूरा फोकस रखना है कि हम अजम्पशन और इन्फेरेंस के बीच में हमारा बिल्कुल क्लैरिटी हो, सो दैट हम ये कंफ्यूज नहीं हो ऑप्शन में जाके कि ये एक्चुअल में अजम्पशन है या इन्फेरेंस है. तो हमारा इनिशियल मंथ इसकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा और सेकेंड मंथ में हम फोकस करेंगे कि इसका डिस्टिंक्शन हमारे सामने क्लियर हो. तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अजम्पशन के क्वेश्चंस एंड इन्फेरेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा. अब ऑफ कोर्स आप जिस भी इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड हैं, ऑफ कोर्स आपको वहां से इसका कंटेंट अवेलेबल होगा ही होगा, प्लस आपको क्लासरूम शीट होंगी, आपकी बुकलेट्स हैं, एज वेल एज मॉक में भी ये क्वेश्चंस आते हैं. तो आपका सेकंड मंथ का टारगेट होना चाहिए कि अजम्पशन बेस्ड एंड इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस मेरे गलत ना हो. ठीक. देन मूविंग ऑन टू थर्ड मंथ. थर्ड मंथ में मुझे स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग पे बहुत स्ट्रांगली फोकस करना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही मेजरली आस्क्ड क्वेश्चन सेट है व्हेन इट कम्स टू क्लैट. यहां पर हमारा गोल होना चाहिए कि मैं उन पैरामीटर्स को फिगर आउट करूं जिन पैरामीटर्स पर स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग बेस करती है, लाई करती है. फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आउट ऑफ 4 ऑप्शंस आप 2 ऑप्शंस को तो बहुत क्लियरली, 2 ऑप्शंस तो बहुत क्लियरली एलिमिनेट हो जाते हैं. ठीक. लेकिन वो जो 2 ऑप्शन बचते हैं जहां पर आप अपनी फैकल्टी से इस बात को डिस्कस करते हैं कि ये भी तो करेक्ट है, तो फिर ये आंसर क्यों नहीं है, ये आंसर क्यों नहीं है. सो दैट मीन्स आप अल्टीमेटली आपका फाइट आके इन 2 ऑप्शंस में फंस रहा है.
तो वो कौन से पैरामीटर हैं जिन पैरामीटर्स पे फैकल्टी आपको ये सजेस्ट करते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस इज द राइट आंसर एंड नॉट द सेकेंड वन। तो वो किन पैरामीटर्स पे राइट और रॉन्ग होते हैं ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो थर्ड मंथ में हमारा टारगेट इस पर होना चाहिए। दूसरा, हमें इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड स्ट्रेंथन द ऑथर्स आर्गुमेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड इसमें हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट दैट। अब यहां पर दैट के बाद एक पर्टिकुलर डिटेल पर क्वेश्चन बना। अब यहां पर वो पूरा थ्रू आउट द पैसेज बात नहीं कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर डिटेल की बात कर रहा है। देन इसमें उसने एक्सेप्ट लगा दिया। देन उसने काउंटर आर्गुमेंट क्या होते हैं, वीकनिंग में काउंटर आर्गुमेंट्स पूछे जाते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या है जिस पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। ठीक, देन फोर्थ मंथ में हम लोग जब आते हैं तो यहां अब हम लोग बहुत स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे एंड दैट टू सेक्शन टाइमिंग टेस्ट को दिमाग में रखते हुए कि इस सेक्शन में मुझे कितना टाइम देना है। व्हाई आई एम सेइंग सो, पहले अपन ये देख लेते हैं कि इसके लिए हमको करना क्या है। हमको एक तो टाइम ड्रिल करनी है, दूसरा मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, दैट इज ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। यहां हम स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब यहां पर इसका रीजन क्या था, देखो मेरे पास यहां पर लीगल है, लीगल के साथ मेरे पास आरसी है और इसी के साथ मेरे पास सीआर है, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग का सीआर सेक्शन है। अब अगर मैं देखूं तो यहां पर मुझे 32 मिनट से 35 मिनट्स में लीगल फिनिश करना है, आरसी को 22 मिनट से 25 मिनट्स में करना है एंड दैट टू 22 मिनट्स में 25 करना है। तो अगर मुझे इस टाइम फ्रेम में करना है तो ऑफ कोर्स मेरी प्रैक्टिस, मेरी रीडिंग, मेरा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन इतना क्लियर होना चाहिए सो दैट मैं इसको अचीव कर पाऊं। लेकिन अगर मैंने इनिशियल 3 मंथ्स को बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करी, मैंने कहा ये भी कर लूं वो भी कर लूं, अरे यार उन सर ने तो ऐसा बताया था, अरे उन मैडम ने तो ऐसा बताया था, मैं ये अगर आप डाइवर्सिफाइड चीजों को और डाइवर्सिफाइड फैकल्टी के थ्रू अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग को अप्रोच करने जाएंगे तो इट वुड बी अ वेरी पेनफुल एक्सरसाइज फॉर यू। तो पिक वन फैकल्टी व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल रीजनिंग एंड इट इज नॉट कि अदर फैकल्टी अच्छा नहीं पढ़ाते हैं या वो बेकार पढ़ाते हैं या गलत पढ़ाते हैं, इट इज नॉट दैट। द थिंग इज कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखना शुरू करोगे तो आप कॉन्सेप्ट जल्दी लर्न कर लोगे। इट्स नॉट एवरी फैकल्टी हु इज ट्रेनिंग यू इज एलिजिबल टू ट्रेन यू, और उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट फैकल्टी। लेकिन हर फैकल्टी का कॉन्सेप्ट डिलीवरी अलग अलग टाइप का होता है, तो आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो यू स्टे विद दैट। ओके, नाउ थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एरर एनालिसिस। अब यहां पर एरर एनालिसिस में मुझे खास ध्यान देना है कि मेरे ऑल क्वेश्चन सेट में कर रहा हूं, अब इसमें कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन सेट है, यहां पे कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन सेट है जो मैं कंसिस्टेंटली रॉन्ग कर रहा हूं। दैट मींस मेरे ये राइट भी होते हैं तो भी मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता है कि मैंने इसको राइट वे में या कॉन्सेप्ट प्रॉपरली अप्लाई करके किया है। तो ये है कंसिस्टेंट प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंट नहीं होगी कि आपने पैसेज अंडरस्टैंड किया, उसके बाद आपने 6 क्वेश्चंस में से 5 राइट किया और 1 गलत हुआ, और ये जो 1 गलत है ये हर जगह अलग अलग क्वेश्चन सेट में आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने कुछ पर्टिकुलर डिटेल ढंग से नहीं समझी होगी या आपका माइंड उस समय वॉन्डर कर रहा होगा, इस वजह से ये गड़बड़ हुई है। तो वहां पर रीडिंग पे हमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा रादर देन कॉन्सेप्ट। So this is something error analysis. This error analysis will help us in 5th month, that is when we are going for revision and strategy refinement. What is this strategy refinement? First is focusing on weak question types. अगर मैं स्पेसिफिकली वीक क्वेश्चन टाइप्स की वजह से गड़बड़ कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मेरा स्ट्रैटेजी रिफाइनमेंट डेडिकेटेड होगा टाइम मैनेजमेंट प्लस कॉन्सेप्ट पर, ठीक, प्लस कॉन्सेप्ट पर। इसका मतलब है कि रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस कम गलत हो रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ये तभी पता चलेगा जब मैं 4th मंथ में अपना एरर एनालिसिस जो है वो प्रॉपरली करूंगा। ये आप मॉक एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, क्लासरूम में आपके जो क्वेश्चन सेट गलत हो रहे हैं आप फैकल्टी से डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
देन आपको जो बुकलेट मिली है प्रैक्टिस करने के लिए, उस बुकलेट के थ्रू आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। एंड ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ योर फैकल्टी रादर देन योर फ्रेंड्स। आप अपने, हो सकता है यू आर वेरी कंफर्टेबल विद योर फ्रेंड, जो जनरली हम होते भी हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड एक फैकल्टी जो है उसका डेडिकेटेड टास्क है आपको हेल्प आउट करना, एज वेल एज दैट फैकल्टी इज एक्सपीरियंस्ड, उसने कई सारे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है, तो फैकल्टी इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू हैंडल योर प्रॉब्लम एज वेल एज हाउ यू आर लुकिंग एट दैट प्रॉब्लम। वो फैकल्टी आपको ज्यादा बेटर वे में बता सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपका फ्रेंड एलिजिबल नहीं है या आपके फैमिली मेंबर्स एलिजिबल नहीं है, दे आर, लेकिन जितना बेटर सॉल्यूशन आपको एक फैकल्टी दे सकता है बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, वो आपको दूसरा नहीं दे पाएगा। देन अब यहां पर मुझे रिवाइज करना है, लॉजिक रिवाइज करना है या लॉजिक स्ट्रेटजी पर ध्यान देना है कि मेरे कौन से क्वेश्चन सेट जल्दी कर लेता हूं, कौन से क्वेश्चन सेट में मुझे जनरली ज्यादा टाइम लगता है। तो मुझे यहां पर मेरी टाइमिंग को मैनेज करने के लिए मेरी स्ट्रैटेजी को भी रिफाइन करने में ईज मिलता है। तो अब यहां पर स्ट्रैटेजी रिफाइनमेंट में एक पर्टिकुलर पॉइंट जरूर ऐड करूंगा। ज्यादातर टाइम हम लोग इस पर्टिकुलर चीज पर डिस्कस करते हैं कि क्या मुझे सीआर पहले करना चाहिए या मुझे बाद में करना चाहिए। इट डज नॉट मैटर कि आप पहले कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं, अल्टीमेट एम इज टू मेंटेन द एक्यूरेसी एज वेल एज विद इन द गिवन टाइम। तो अगर आप पहले कर रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है, इसका मतलब है कि अगर आप इसे लेटर हाफ में करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी हायर है कि आप उसे गलत करें, या अगर आप पहले कर रहे हैं तो ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं लेकिन बाद में कर रहे हैं तो कम गड़बड़ हो रही है। तो आपकी स्ट्रैटेजी एक्चुअल में आपके एक्सपीरियंस से आपको बेटर पता चल पाएगी। ओके, नाउ थर्ड इज टाइम मैनेजमेंट हैक्स। अब टाइम मैनेजमेंट हैक्स का मतलब क्या होता है कि यहां पर कौन से क्वेश्चंस में या कौन से पर्टिकुलर पैसेजेस में या पर्टिकुलर जॉनरा में मैं कंसिस्टेंटली गलत कर रहा हूं या वहां पर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है। तो जहां पर आपके कॉन्फिडेंस नहीं है, जहां पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मिसिंग है, या यू हैव सेकंड थॉट्स अबाउट द ऑप्शंस, तो ऐसे क्वेश्चन सेट्स को या ऐसे पैसेजेस को आप इनिशियल लेवल पे करेंगे तो ये आपका मोमेंटम भी नहीं बनने देंगे, कॉन्फिडेंस भी ले लेंगे, और हो सकता है कि शायद जो क्वेश्चंस आप राइट कर सकते थे वो क्वेश्चंस आप गलत करें। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन जब हम फाइनल 6 मंथ्स में आते हैं, 6 मंथ पे आते हैं, तो दैट इज हमको डेली सीआर ड्रिल करनी है, एज वेल एज हमको मॉक ड्रिल्स भी ऑलमोस्ट रेगुलरली करने हैं। नाउ कई बार ऐसा होता है कि हमने पुराने कुछ मॉक्स ऐसे हैं जिनमें हमारा स्कोर बहुत लो रहा है, ठीक है, तो अब बहुत लो रहा है तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड दैट। तो उन रीजंस को फिगर आउट करना, जो कि हम एरर एनालिसिस के साथ कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक। तो यहां पर हमारा सबसे पहला गोल होना चाहिए कि हम अपने स्कोर को मैक्स आउट करें, मतलब मैं जितना मैक्सिमम स्कोर ला सकता हूं उतना मैं बिल्कुल लेकर आऊं। रीडिंग की वजह से कुछ छूटे नहीं, कॉन्फिडेंस की वजह से मैं किसी ऑप्शन को गलत ना करूं, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन की वजह से मैं किसी को गलत ना करूं। तो इन चीजों को जब मैं चेक करूंगा तभी मैं अपना स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाऊंगा। सेकेंड इज कंसिस्टेंसी। अब यहां तक आते आते कई बार क्या होता है, आपके स्कोर्स स्टेगनेंट हो जाते हैं। लेट्स से कि आप कॉन्स्टेंटली अराउंड 95 से 100 के बीच में आप स्कोर कर रहे हैं, ये आपका एक स्टेगनेंट मतलब ये आपकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है। अब ना तो आप इसको ब्रेक करके बहुत ऊपर जा पा रहे हैं और ना ही आप इससे बहुत नीचे आ रहे हैं, लेकिन कुछ मॉक्स में ऐसा भी होगा कि जहां पर आप 95 टू 100 की स्कोरिंग कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहे थे, वहां पर सडनली आपका 80 का स्कोर आ गया, या इसी के अगेंस्ट आपने 105, 105 और 108 स्कोर कर लिया, तो यहां तो आप ऊपर आ गए। तो कुछ मॉक में एक आध दो मॉक्स ऐसे होंगे जो सडनली आपको बहुत ऊपर या सडनली आपको बहुत नीचे ले जाएंगे। तो वहां पर आपका जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए कंसिस्टेंसी का, वो ये था कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस और व्हाट गिवन क्वेश्चंस और फॉर्मेट ऑफ द पेपर, what was the surprise element, why I was not able to maintain my consistency, what went wrong, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए, और हर प्रैक्टिस के बाद हमको इस पर ध्यान देना है। और अगर आप स्टेगनेंसी का शिकार हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको थोड़े बहुत वो रिस्क भी लेने पड़ेंगे जो अभी तक आप अवॉइड कर रहे थे, तो उसको प्रैक्टिस में भी आप फुल थ्रॉटल में आप उनको एंगेज कर सकते हैं। देन आपका टाइम कंट्रोल। टाइम कंट्रोल के पीछे आपके नॉलेज से ज्यादा, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है।
देखो, जो चीज आपकी ऑलरेडी करी हुई है उसमें आप डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंट होगे, आप आराम से उसको कर पाओगे। लेकिन जो चीजें आपके लिए न्यू है या जिसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता है या आप उनसे बेसिकली बाय डिफॉल्ट आप उनसे चिढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैं पॉलिटिक्स बहुत पढ़ता हूं लेकिन पॉलिटिक्स मेरे टप्पा नहीं खाती, मुझे समझ में नहीं आती, इट इज बियॉन्ड माई कैन। तो आप अपनी फैकल्टी से उसको कैसे समझना चाहिए उस पर ज्यादा फोकस करें लास्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि फिर भी ना समझने के बावजूद भी आपका कॉन्फिडेंस वहां पर कम है, तो इसीलिए वहां पर टाइम जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा लगता है। तो आप अपनी फैकल्टी से डिस्कस कीजिए, इसको क्लियर कीजिए कि मुझे इसमें अब क्या चेंजेस करने चाहिए या क्या मैनिपुलेशंस करने चाहिए सो दैट आई कैन मेंटेन द टाइम। सो दिस इज समथिंग, अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं तो दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ हेल्प। एंड रीडिंग, एज यू नो कि मैंने रीडिंग के ज्यादा इनपुट्स दिए नहीं है क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था, आई ऑलरेडी अज्यूम कि आप अपनी रीडिंग थ्रू एडिटोरियल्स कर रहे होंगे। अब एडिटोरियल्स में बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, तो मैं एडिटोरियल में कुछ चीजें क्लियर कर दूं। आपको द हिंदू, आपको इंडियन एक्सप्रेस और साथ ही साथ आपको ऑन एंड ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ना चाहिए, एंड डाउन टू अर्थ। ये 4 पर्टिकुलर एरियाज ऐसे हैं जहां पर क्लैट ने बहुत ज्यादा कंटेंट यहां से रेफर किया है, लिया है। इसके अपार्ट मैं बोलूं तो स्वेडल से लिया है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से लिया है, इकोनॉमिक टाइम्स से लिया हुआ है, देन टेलीग्राफ से लिया है, वायर से लिया है, ठीक है, क्विंट से लिया है, सॉरी मिंट से लिया है। तो ये सारे जो हैं वो एरियाज है जहां से उन लोगों ने कंटेंट लिया है लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं लिया है। तो आप अगर रीडिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ पर्टिकुलर द हिंदू पे स्टिक करके ना चलें, आप अल्टरनेट डेज में इसको वेरी करते जाएं। ओके, सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर कॉम्प्रिहेंशन एंड concept application when it comes to discussing with the author. So happy learning and thank you for your time, and I wish you great luck for the preparation, and I'll see you in the next session. Till then, stay tuned. Bye bye.